हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एलियोस एकेडमी। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और नस्ट इक्वेशन के बारे में जानेंगे। पहले लेक्चर की बात करें तो हमने पहले लेक्चर में बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में क्या बेसिक डिफरेंस होता है उसके बारे में अच्छे से पढ़ा था। गैल्वेनिक सेल में भी हमने बोलो डेनियल सेल का एग्जाम्पल लिया था ना, और उसमें हमने अच्छे से डेनियल सेल में कैसे उसका कंस्ट्रक्शन होता है, क्लियर, उसमें ऑब्जर्वेशन क्या आते हैं, उसका शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज का इंपॉर्टेंस क्या होता है, जितनी भी बेसिक बातें थी वो हमने पहले लेक्चर में कवर कर दिया था। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से स्टार्टिंग करेंगे। क्लियर, जो भी बच्चे पहला लेक्चर नहीं देखे हैं पहले जाके पहला लेक्चर देख लो, तो आज का लेक्चर जो है अच्छे से क्लियर रहेगा। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों आज हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टार्ट करें उससे पहले एनसीईआरटी का एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में आप लोगों को डेनियल सेल में उसका जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आया था उसको हमने 1.1 वोल्ट ये बताया था, और ये हमें पता कैसे चलता है, तो हमारे पास जो वोल्ट मीटर लगा होता है उसी की रीडिंग से पता चल जाता है। तो 1.1 वोल्ट आया था, यही तो हमने पढ़ा था। तो एनसीईआरटी में क्या लिखा गया बच्चों कि अगर हम कोई एक्सटर्नल सोर्स से पोटेंशियल अप्लाई करें अपनी गैल्वेनिक सेल में, है ना, यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई एक्सटर्नल सोर्स है उससे अपोजिट पोटेंशियल बोलो गैल्वेनिक सेल में अप्लाई करें तो क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे पॉइंट देखते हैं, पहले लिखा है इफ एक्सटर्नल, और वो भी एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल, एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल, इफ एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल applied in the galvanic cell, then क्या क्या हो सकता है। तो बच्चों इसमें कितने केस हमने बताया, 3 केस बन सकते हैं, 3 केस और पॉसिबल, ये 3 केस बन सकते हैं। देखो बच्चों 3 केस बनेंगे। पहला केस क्या हो सकता है कि जो तुम एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हो वो 1.1 वोल्ट से कम हो, क्लियर, दूसरा उसके इक्वल हो जाए, और तीसरा तुम्हारे 1.1 वोल्ट से भी ज्यादा एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई कर दो। तो 3 केस बनेंगे। सबसे पहला केस देखो, अब यहाँ पे सारा सेटअप तो बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अब तो सब बना लेंगे, है ना। यहाँ पे क्या था बोलो, कॉपर सल्फेट जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन था, दूसरे कंटेनर में कॉपर सल्फेट वाला लिया था, यही तो किया था, है ना, और इसमें एक इलेक्ट्रोड लगा दिया था, एक इलेक्ट्रोड इसमें था, बोलो इसमें क्या था, जिंक इलेक्ट्रोड थी, और इसमें कौन सा इलेक्ट्रोड था, कॉपर की इलेक्ट्रोड थी, है ना, और इसको हमने एक मेटालिक वायर से कनेक्ट कर दिया था, है ना, बीच में कोई भी अप्लायंस लगा सकते हो, हमने वोल्ट मीटर लगा दिया था, क्लियर, ये हो गया था। और बीच में क्या था बच्चों, ये यू शेप का सॉल्ट ब्रिज था। ये सारी चीजें हमने पहली क्लास में अच्छे से समझ लिया था, है ना। इसमें हमारे पास जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन फिल किया था, इसमें क्या लिया था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया था, यहाँ पॉजिटिव आ गया था, सबका रीजन मैंने अगली क्लास में समझा दिया था सबको, ये निगेटिव है पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या करना है कि ये एक्सटर्नल, यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई करने के लिए क्या करना रहेगा, अपोजिट पोटेंशियल अप्लाई करना है। तो बच्चों यहाँ पे क्या करोगे, कोई एक्सटर्नल, है ना, बैटरी या कुछ भी किसी भी सोर्स है उसका निगेटिव और पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव पोर्शन को इससे कनेक्ट कर दिया, क्लियर, और निगेटिव पोर्शन को एनोड से कनेक्ट कर दिया ऐसे, ठीक है। ये एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, एनसीईआरटी में ये चीज दिया हुआ है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है, अभी ये एक्सटर्नल पोटेंशियल तुम 3 तरह से अप्लाई कर सकते हो, वही 3 केस बन जाएंगे। जैसे पहला क्या कर सकते हो कि यहाँ पे जो तुम्हारे पास एक्सटर्नल पोटेंशियल है वो 1.1 वोल्ट से कम कर दो, यही होगा, लेस देन कर दो 1.1 वोल्ट से, ये पहला केस होता है। तो बच्चों ये पहले केस में क्या होता है कि कोई इफेक्ट नहीं होगा, जैसे तुम्हारी सेल वर्क कर रही थी वही काम करेगी, मतलब तुम्हारी जो गैल्वेनिक सेल थी जो बोलो क्या कर रही थी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रही थी, वही काम करेगी। इलेक्ट्रॉन का फ्लो इसमें जिंक से कॉपर की तरफ होगा, करंट का फ्लो कॉपर से जिंक की तरफ होगा, जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ होगा, और जिंक की रॉड डिसॉल्व होगी, कॉपर की डिपॉजिट होगी। ये सारी चीजें हमने पहली क्लास में पढ़ी थी, यही ऑब्जर्वेशन आया था, वो होता रहेगा। तो ये बोलो
सेम वर्क करेगा, सेम वर्क होगा। क्लियर? और यहाँ पे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरे केस में देखते हैं बच्चों, ये हमारा पहला केस हो गया। अब दूसरे केस में कि अगर तुम्हारे पास में एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है वो 1.1 वोल्ट हो जाए। अब ये तो डेनियल सेल के बराबर कर दिया है ना, यही था। तो इसके केस में क्या होगा, अब यहाँ का पोटेंशियल कितना कर दिया, जो हमारे पास डेनियल सेल था उसके बराबर कर दिया। तो इसके केस में क्या होगा, तो बच्चों यहाँ पे याद कर लो, यहाँ पे कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, नो रिएक्शन अकर्स, रिएक्शन स्टॉप हो गई। और रिएक्शन स्टॉप हो गई तो सेल वर्क करना स्टॉप कर देगा। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, नो इलेक्ट्रॉन एंड करंट फ्लो, ये फिनोमेना होगा। ठीक है, दूसरा केस क्लियर हो गया। अब तीसरे केस में बच्चों देख लो, तीसरा और लास्ट केस। अब यह कह रहे हैं कि ये जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है वो उसका पोटेंशियल डेनियल के पोटेंशियल से भी ज्यादा कर दो। ई एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन, बोलो 1.1 वोल्ट। अब यहाँ पे तीसरे केस में क्या होगा बच्चों, जैसे ही एक्सटर्नल पोटेंशियल ज्यादा कर दोगे, ये क्या होगा, सारा का सारा फिनोमिना रिवर्स हो जाएगा। क्लियर? फिनोमिना रिवर्स होने का क्या मतलब हुआ कि अब जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो बोलो जिंक से कॉपर हो रहा था वो कॉपर से जिंक होगा। क्लियर? जो करंट का फ्लो कॉपर से जिंक हो रहा था वो अब जिंक से कॉपर होगा। और जो तुम्हारी सेल, हमने पहली क्लास में ही समझाया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वेनिक सेल दोनों क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। मतलब जो तुम्हारी गैल्वेनिक सेल थी वो अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करने लगेगी, और अब वो क्या करेगी, बोलो बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करेगी। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो तुम्हारा वर्क लाइक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्लियर? और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो तुम्हारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो केमिकल एनर्जी में चेंज होगी। ये आसान सा कॉन्सेप्ट था, एनसीईआरटी में डिस्कशन दिया हुआ था, हमने सोचा पढ़ा देते हैं। क्लियर? तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आज का टॉपिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। अब जो ये पोटेंशियल आया था, आप समझ में आया ना कि पोटेंशियल क्या होता है, इस टॉपिक से समझेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पोटेंशियल का मतलब, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या मतलब, पोटेंशियल का मतलब सबको पता है ना, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है उसको सीखते हैं। तो देखो बच्चों, पोटेंशियल मतलब करंट, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब क्या होता है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये हमने जो कंस्ट्रक्शन, ये हमारे पास यही तो कंस्ट्रक्शन था, इसमें हमने एक इलेक्ट्रोड डिप कर दिया था, ये हमारे क्या था, इलेक्ट्रोड था, और ये हमारे क्या फिलअप था इसमें बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट फिलअप था। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में। आसान शब्दों में समझो कि क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। और ये पोटेंशियल डिफरेंस आया क्यों, तो बच्चों हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था, क्लियर, कि यहाँ पे क्या था कि जो ये मान लो सपोज ये जिंक की रॉड थी, तो जिंक क्या कर रहा था, इसकी क्या टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और बर्तन में क्या करता है, जिंक के आयन भेजता है। तो बच्चों यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली चार्ज सेपरेशन की वजह से होता है। और यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, बर्तन में जिंक प्लस चार्ज है, और इस पे इलेक्ट्रॉन लॉस करने से इलेक्ट्रोड पे कौन सा चार्ज आ गया, निगेटिव। तो बच्चों यहाँ पे चार्ज सेपरेशन हो गया, जिसकी वजह से पोटेंशियल बोलो डिफरेंस आ गया, और इसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसको डिफाइन करोगे अगर, तो डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड आइदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और gain of electron when it is placed on solution। ये क्या होता है समझो बच्चों, यहाँ पे क्या होगा कि
यहाँ पे एक टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रोड की, ये तो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, ये तो गेन करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने बताया था कि ये हमारे पास सोल्यूशन था और जिंक का इलेक्ट्रोड था, तो इसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की। क्लियर? तो द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड आइदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कब? जब व्हेन इट प्लेस ऑन सोल्यूशन, इसके खुद के सोल्यूशन में हमने जिंक को जिंक सल्फेट में डाला, खुद के सोल्यूशन में डाला, तो जो टेंडेंसी आई लॉस करने की या गेन करने की इलेक्ट्रॉन, है ना, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, है ना। और उसी टेंडेंसी तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, है ना, चार्ज सेपरेशन हुआ, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो इसको बच्चों ऐसे ही हम लोग समझ गए। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब तुम्हारे पास में दो टाइप के इलेक्ट्रोड थे, एक कैथोड वाला था, एक एनोड वाला था, तो पोटेंशियल भी दो प्रकार के होंगे। तो यहाँ पे बोलो टू टाइप के पोटेंशियल होंगे। पहला क्या कौन सा हो जाएगा, इसको समझो। पहला होगा, अब जो पोटेंशियल, जैसे यहाँ पे हमने जो लेफ्ट साइड में लिया था वो हमारा क्या था, एनोड था, और एनोड पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, यही तो हो रहा था। तो पहला हम लोग को जो एनोड पर होगा, एनोडिक पोटेंशियल जो होगा उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। तो पहला हो जाएगा बच्चों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये हो जाएगा। अब इसको डिफाइन कर लो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, यहाँ पे क्या कर दोगे, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों यहाँ पे क्या हो कि अगर इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की है तो वो ऑक्सीडाइजेशन पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन, द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसको समझो अच्छे से। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेके हम समझते हैं, ये मान लो हमारे पास कोई मेटल है। क्लियर? अब इस मेटल में ऑक्सीडेशन हुआ, तो मेटल में से मान लो यहाँ पे चार्ज प्लस एन आ गया। क्यों आया? क्योंकि इसने एन इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। क्लियर? तो एन मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4। क्लियर? तो यहाँ पे हमने एन ले लिया, तो यहाँ पे मेटल था, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, तो ये क्या कर दिया, एन इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, इस पे चार्ज आ गया। अब इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसके लिए बच्चों ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और यहाँ सिंबल कैसे हम पहचानेंगे, क्लियर? जो सिंबल फॉर्म में लिखा होता है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल, ऐसे लिखा है तो समझ जाओगे ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लेकिन बच्चों यहाँ पे इसको हम लिखेंगे ई, है ना। अब ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या होगा, मेटल जो है n प्लस एन में, मतलब जीरो से बोलो चार्ज में जा रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो से इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है ना बच्चों? तो ये जरूर याद रखना, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा वो इस फॉर्मेट में आएगा। तो ये ऐसे कहीं लिखा रहे तो बस यही देख लिया करो यहाँ पे कि यहाँ जीरो से बोलो प्लस में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा। तो ऐसे लिखा होगा। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया। ऐसे ही हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल को डिफाइन कर लें। अब दूसरा वाला जो होता है, बोलो क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल। अब इसको देख लो, है ना, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है। तो बच्चों इसी का अपोजिट कर दो, यहां पे क्या हो जाएगा, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर? इसको एग्जांपल के थ्रू समझो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे हमारे पास मान लो कोई बोलो आयन है, मेटल आयन है। क्लियर? तो उस पर मान लो एन चार्ज है। अब इसने क्या कर लिया बच्चों, इसने एन इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और किसमें कन्वर्ट हो गया, मेटल में। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा उसी को रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। क्लियर? और यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल को ई रिडक्शन पोटेंशियल। और यहाँ पे आप समझ गए होंगे, यहाँ भी सिंबल कैसे यहाँ पे होगा ई, और यहाँ रिडक्शन वाला दिखा दोगे तो यहाँ पे बच्चों जस्ट अपोजिट कर दो, एन से एम में कन्वर्ट हो गया। कुछ इसमें करना नहीं है, बस ये सिंबल याद रखना बच्चों, यहीं से क्वेश्चन फॉर्मेट में होगा। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, प्लस से जीरो में जा रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल का सिंबल है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का सिंबल है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, सारी चीजें हमने समझ लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों यहाँ पे एक नोट पॉइंट डाल के
एक चीज और सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्लियर? इस चैप्टर का समझ लो, बहुत मदद करेगा। एक ट्रिक है कि बच्चों याद रखना, अगर हमारे पास में कभी भी, या ऐसे कर लो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसको बना लो, एम कर दो, तो बच्चों ऐसे लिखा मिला, अब सब लोग समझ जाओगे ये रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो बच्चों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में एक रिलेशन होता है। अगर कभी तुम्हारे पास रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, क्लियर, उसमें माइनस लगा देना, बस केवल साइन चेंज कर देना, माइनस कर देना, बच्चों वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बन जाएगा, क्लियर। और कभी भी तुम्हारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, उसमें माइनस कर देना, बस चार अपोजिट माइनस से प्लस कर देना, प्लस से माइनस कर देना, वो तुम्हारे पास रिडक्शन पोटेंशियल बन जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन होता है, आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन में अप्लाई होगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये क्या दिया है, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू नेगेटिव लगा दो 4, क्लियर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लेना। और बच्चों ये कैसे है, तो ये फॉर सेम मेटल के लिए है ना, उसी मेटल के लिए, फॉर सेम मेटल। तो ये रिलेशन जरूर याद रखना। जैसे जिंक का अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस लगा के कर दोगे, क्लियर। तो ये चीज होगा फॉर सेम मेटल के लिए। अब हम लोग जो है अगला पॉइंट पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। चलो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ में आ गया तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तुरंत समझ में आ जाएगा। बच्चों बस इसमें स्टैंडर्ड लग गया। स्टैंडर्ड का मतलब हो गया कि अब जाहिर सी बात है कुछ फिक्स कर देंगे, कोई कंडीशन फिक्स कर देंगे, कि स्टैंडर्ड कंडीशन बना देंगे, है ना। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है, तो याद कर लो यहाँ पे अच्छे से, कि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगा जब 1 मोलर कर दे, जो प्रेशर होगा जब 1 एटमॉस्फेयर कर दे, क्लियर, और जब टेम्परेचर जो है 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस कर दे, क्लियर बच्चों। ये कंडीशन अगर कर दे तो यहाँ पे लिख लो, ये सारी कंडीशन अगर आ जाए, देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो भी पढ़ के आए हैं, देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आल्सो कॉल्ड, बच्चों यहाँ पे क्या बोल दोगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्लियर। ये आसान सा होता है। तो जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ में आ गया तो स्टैंडर्ड मतलब इन कंडीशन पे, अब ये कंडीशन फिक्स हो गई, देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और बच्चों हमने डेनियल सेल में तुम्हें पढ़ाया भी था, वो स्टैंडर्ड वाला ही लिया था, वहां पे कंसंट्रेशन 1 मोलर किया था ना, तो वही चीज था, ठीक है। चलो अब आ जाओ, हम लोग आगे सीखते हैं। अब ऐसे ही जब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया तो यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये भी बच्चों दो प्रकार से हो जाएगा, क्लियर। पहला कौन सा हो जाएगा, एक मिनट, बोलो बच्चों, पहला कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्लियर। और दूसरा क्या हो जाएगा, सबको समझ में आ गया होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये दो हो जाएगा, है ना। ऐसे ही जैसे स्टैंडर्ड पोटेंशियल वहां पे पढ़ा था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 होता है, तब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 हो जाएगा, एक स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्लियर। और इसको कैसे पहचानोगे, तो बच्चों बस इसमें इतना याद रखना, यहाँ पे ऊपर नॉट का साइन लगा देंगे, मतलब इसके लिए क्या हो जाएगा, ई नॉट, बोलो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और यहाँ पे क्या कर देना, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल। अब इसको पढ़ोगे, ये नॉट लगा है तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, बोलो क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, है ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, ये आराम से स्टैंडर्ड हो गया, क्लियर। ये नॉट ऊपर लगा देना, ये बन जाएगा। अब इसको बच्चों उसी फॉर्म में फिर से लिख दो, तो यहाँ पे अगर सिंबल के फॉर्म में जैसे लिखा जाएगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है यहाँ पे। अब ये सब तो अच्छे से क्लियर हो गया, है ना। ऐसे यहाँ पर भी कर दो, ई नॉट, अब यहाँ रिडक्शन है तो रिडक्शन शो कर दो। देखो ये सारी चीजें बहुत आसान है, ठीक है, सब बेसिक वाली चीजें हैं। तो ये सारी चीजें होगी, हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ लिया, हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ लिया, और ये सारी चीजें क्लियर। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। हमने पहले में ये पढ़ाया था ना अभी कि फॉर सेम मेटल के लिए रिलेशन पढ़ाया था, जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सब लोग समझ गए होंगे, है ना। उसके लिए भी नोट डाल के फिर से लिख लेना, बस यहाँ बच्चों क्या नॉट लगा देना, तो ये रिलेशन उसके लिए हो जाएगा फॉर सेम मेटल।
क्लियर। तो कभी भी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तुमसे पूछे, है ना, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हो तो बस उसमें माइनस साइन लगा देना, ये तुम्हारे पास बन जाएगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन होता है, अच्छे से याद रखना। अब इसमें एक नोट पॉइंट और डाल के लिख लो बच्चों। आईपीएससी ने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा। उसने कहा कि अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम आल्सो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कह सकते हैं, है ना। तो ये बात, और ये चैप्टर में एक्चुअली हमें रिडक्शन पोटेंशियल से ही मतलब होगा। अभी आगे जितने भी क्वेश्चन करेंगे बच्चों, यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल ही इंपॉर्टेंट होता है, और आईपीएससी ने भी इस चीज को कहा है। तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट डाल के लिख दो, क्या लिख देते हैं यहाँ बच्चों, अकॉर्डिंग टू आईपीएससी कन्वेक्शन, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आईपीएससी कन्वेक्शन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आल्सो कॉल्ड, बोलो क्या, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, तो ये बात याद रखना। अब देखो यहाँ पे हम लोग लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। अब किसी सेल के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। सेल का मतलब जैसे हमारे पास डेनियल सेल था, है ना, पूरा आप सेल के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करेंगे कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, है ना, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए बच्चों बहुत बढ़िया फार्मूला है, उस फार्मूले को, और बच्चों इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं ईएमएफ, ईएमएफ ऑफ सेल। तो चाहे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल बोल दे, चाहे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोल दे। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्लियर। तो ये दोनों मतलब एक ही होता है, तो ये याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या होता है, तो बच्चों याद रखना, ई सेल इज इक्वल टू, ई सेल मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल टू, और ये साइन लगा दो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल टू क्या होता है, याद रखना अच्छे से, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। परेशान ना हो, समझा रहे हैं कि ये क्या है, राइट लेफ्ट क्या। बच्चों यहाँ पे क्या है, राइट, राइट में याद करो हमने जो कंस्ट्रक्शन पढ़ाया था जब डेनियल सेल का, तो राइट में क्या लिया था, बोलो कैथोड वाली रॉड ली थी, और लेफ्ट में कौन था, एनोड। हमने वहां राइट लेफ्ट पढ़ाया था, तो याद करो जो राइट वाले का पोटेंशियल होता है उससे बच्चों माइनस कर दो लेफ्ट वाले के पोटेंशियल को, क्लियर। वही तुम्हारा जो होगा वो सेल का पोटेंशियल होगा, क्लियर। बहुत आसान है, बस राइट वाले के पोटेंशियल को लेफ्ट वाले से माइनस कर दो, क्लियर। तो यहाँ पे तुम्हारा सेल का पोटेंशियल आ जाएगा। तो ई नॉट इज इक्वल टू, पहला फॉर्मूला है ई आर राइट माइनस ई लेफ्ट, क्लियर। ये काम का नहीं होता है, काम का जो है ये फार्मूला है, क्लियर। तो इस पे जो है इस फार्मूले को बहुत अच्छे से, अब जितने न्यूमेरिकल होंगे इसी पे करेंगे, सारी चीजें भूल जाओ, बस एक फार्मूला बताने जा रहे हैं, ये याद कर लो, ई नॉट सेल इज इक्वल टू। तो बच्चों यहाँ क्या होता है, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। समझ लो ये ब्रह्मास्त्र है इस चैप्टर का, ये याद रखना और कुछ भी नहीं, क्लियर। ई नॉट सेल, ई नॉट सेल कभी पूछे तो याद रखना रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का माइनस कर देना रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का, क्लियर। और अभी मैंने पढ़ाया कि अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्वेश्चन वालों ने, और क्वेश्चन वाले यही करते हैं कि हमेशा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे देते हैं, तो कुछ नहीं, हमें रिडक्शन पोटेंशियल, चाहे एनोड की बात हो चाहे कैथोड की बात हो, हमें मतलब किससे रखना है, रिडक्शन पोटेंशियल से। और हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करने का ये तरीका बताया है, बस माइनस साइन लगा देंगे, क्लियर। और दिया है तो कोई बात नहीं, बस ये फार्मूला याद रखना, क्लियर, कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एनोड, क्लियर। अब इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करते हैं, और ये चीज होने के बाद में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों हमारे पास ये क्वेश्चन आया है उस कॉन्सेप्ट से बेस्ड, क्लियर। अब अच्छे से देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो ये क्वेश्चन देख के तुरंत समझ में आ गया, पिछले कॉन्सेप्ट,
है ना, रिकॉल हो गए कि बच्चों हमने बताया था कि हमेशा पूरा सेल नहीं आएगा, हमेशा ये शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन आएगा। अब इससे हम लोग गैल्वेनिक सेल को आराम से समझ लेंगे। बीच में देखो दो पैरेलल लाइन शॉर्ट ब्रिज हो गई। इधर बोलो राइट साइड में हमने पढ़ाया था ना, बोलो कौन सी कैथोडिक रिएक्शन होती है, लेफ्ट साइड में एनोडिक रिएक्शन होती है। क्लियर? तो ये कैथोडिक रिएक्शन, एनोडिक रिएक्शन, और ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब समझ लो, पढ़ो क्वेश्चन। लिखा है कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ सेल। हमने कहा था ईएमएफ बोल दे या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल बोल दे, दोनों चीज एक ही हुआ। क्लियर? अब इसमें निकालना है हमको वही। और यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, तो बच्चों दिया जो है उसको देखो, यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, ई नॉट, बोलो यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की रिडक्शन बताओ जल्दी से, तुरंत देख लिए। चार्ज यहाँ पे 0 से +3 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो बच्चों ये तुम्हारे पास क्या दे रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है ना। अब देखो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ये वाला देखो तो यहाँ पे बच्चों +2 से 0 में जा रहा है, तो ये पूरा क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल। ये साइन देख के समझ गए अच्छे से। क्लियर? कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर? इसलिए हमने कहा था ये सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो अच्छे से। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। अब जल्दी से हम लोग फार्मूला लिखते हैं। हमारे पास फार्मूला क्या था, ई नॉट सेल इज इक्वल टू, अभी पढ़ाया था, सब भूल जाओ, ये फार्मूला याद रखो, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एनोड कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, बोलो कौन सा, एनोड वाला। बस ये फार्मूला याद रखो। ठीक है? अब इसमें कैथोड एनोड कैसे पता चलेगा, तो यहाँ से पता चल गया। ये वाली रिएक्शन बोलो कौन सी है, एनोड पे है, ये हमारे लिए एनोड हो जाएगा, और ये क्वेश्चन से पता चल गया कैथोड हो जाएगा। क्लियर? सारी चीजें सब क्लियर हो गई होंगी। अब आ जाओ, रख दो वैल्यू, है ना। तो कैथोड पे, अब कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो इसको उठा के ऐसे ही पुट कर दोगे, कोई इसमें चेंज करना ही नहीं। लेकिन बच्चों यहाँ पे माइनस, अब यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया, अब आया ना समझ में ब्रह्मास्त्र। क्लियर? कि यहाँ पे क्या करोगे, बस साइन चेंज कर दोगे, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसको रिडक्शन पोटेंशियल बनाने के लिए क्या करोगे, माइनस कर दोगे। तो यहाँ पे 1 पॉइंट है, तो यहाँ पे बच्चों माइनस, और माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे रख देंगे 1.25। क्लियर? सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 0.5 वोल्ट। ये आंसर हो गया। कितना आसान था, है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आसानी से लग जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ गए। क्लियर? अब हम लोग क्या समझते हैं कि बच्चों देखो ई नॉट सेल, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो सेल का होता है, वो तो हम वोल्ट मीटर की रीडिंग से समझ जाएंगे, आ जाएगा। लेकिन बच्चों अगर हमें कभी इंडिविजुअल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड का अगर पोटेंशियल निकालना हुआ, जैसे रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो कैलकुलेट कैसे होता है, वो उसकी वैल्यू कैसे आती है। क्लियर? ये सारी चीजें तो हमने सीख गए। तो बच्चों उसको हम लोग इंडिविजुअल का जो पोटेंशियल होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एक रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। क्लियर? अब यहाँ पे रेफरेंस की तरह जो काम करेगा, उसी के रेफरेंस में हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वो रेफरेंस कहलाएगा सी। क्लियर? ये सी क्या है, तो याद रखना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है? ये रेफरेंस की तरह काम करेगा, है ना, इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए। कैसे, तो देखो अच्छे समझो, पहले इसको डिफाइन करते हैं। सी क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और सी की सहायता से हम लोग क्या निकालेंगे, बोलो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। इसको डिफाइन करेंगे, डिवाइस which is used to calculate standard electrode potential of any electrode, किसी भी इंडिविजुअल का। सेल का तो हम लोग रीडिंग देख के बता देते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड किसी इंडिविजुअल का कैसे निकालेंगे, खास करके रिडक्शन पोटेंशियल। और बच्चों यही रिडक्शन पोटेंशियल जब निकालेंगे, और इसी से अभी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाएंगे। क्लियर? तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे से समझ लो। तो डिवाइस विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड, उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्लियर? अब इसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन देख लो कैसे बनता है, बहुत आसान है बच्चों। एक हमने कंटेनर ले लिया, उस कंटेनर में हम
H प्लस आयन डाल दिए और इसका कंसंट्रेशन फिक्स कर दिया 1 मोलर। क्लियर, इक्वल्स 1 मोलर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, बहुत आसानी से इस कंस्ट्रक्शन को देखेंगे। यहाँ पे बच्चों एक ग्लास ट्यूब लगा दो। ये हमारे पास में एक ग्लास ट्यूब लग गया। क्लियर, और यहाँ इसके अंदर जो प्रेशर होगा बच्चों, जो हाइड्रोजन गैस भर दो और उसका प्रेशर जो होगा वो 1 एटमॉस्फेयर कर दो, 1 atm हो गया। क्लियर, अब यहाँ पे क्या करोगे, इलेक्ट्रोड लगा दो। हमने यहाँ पे एक प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड ले लिया। ये क्या है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, और इसको बच्चों एक वायर से कनेक्ट कर दो। ये हमारे पास प्लेटिनम की ही वायर है, प्लेटिनम वायर, इससे हमने कनेक्ट कर दिया। बस ये पूरा सेटअप हमारे पास बनके तैयार हो गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे रिएक्शन होगी और ये एक्चुअली जो है हाफ सेल है, इसको बोल सकते हैं, क्योंकि अभी हमने हाफ सेल ही लिया, एक कंटेनर मतलब हाफ सेल होगा। क्लियर, अब यहाँ पे क्या होगा वो समझो अच्छे से। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसलिए भी क्योंकि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है वो कैथोड की तरह भी वर्क कर सकता है, एनोड की तरह भी। जहां जैसी जरूरत होगी हम लोग इसको यूज कर लेंगे। क्लियर, तो यहाँ पे कैथोडिक रिएक्शन भी हो जाएगी, एनोडिक रिएक्शन भी हो जाएगी, है ना। और यहाँ पे इसको कैसे हम लोग रेफरेंस की तरह यूज करेंगे, अब देखो यहाँ पे एक कंटेनर तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके वायर से, है ना, अब दूसरे वाले कंटेनर को, अब जैसे तुम्हें कापर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो क्या करो, दूसरे कंटेनर में कापर ले लो, इस कंटेनर में इसको ले लो और इसको वोल्ट मीटर से जोड़ दो और वहां पे पूरा का पूरा सेल तुम्हारा कंप्लीट हो गया। जो रीडिंग आएगी उसी से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। और वो भी कैसे पता चलेगा, एक्चुअली बच्चों इसका जो पोटेंशियल आता है, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कुछ भी बात करो, वो बच्चों जीरो होता है। कितना होता है, जीरो होता है। और जब इसका जीरो होता है तो जो तुम्हारा सेल की जो रीडिंग आएगी वो पूरा पूरा किसकी हो जाएगी, जो तुम दूसरा कंटेनर जोड़ोगे उसी का तो हो जाएगा। जब इस वाले का जीरो होगा तो जो सेल की रीडिंग आएगी वो उसी कंटेनर की आएगी और हमें तुरंत पता चल जाएगा। ऐसे हम सारी मेटलों का रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे। और काम का हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल होता है, सबका कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रेफरेंस की तरह यूज किया जाता है। क्लियर, चलो तो हमने अच्छे से इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ा दिया। अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट डाल के लिख लो। अभी हमने बताया कि ये कैसे काम कर सकता है, एनोड और कैथोड दोनों की तरह। तो ये एक्ट लाइक बोथ एज एनोड एंड कैथोड, दोनों की तरह, चाहे तुम इसको एक्ट लाइक बोथ एज एनोड कैथोड दोनों की तरह यूज कर सकते हो। क्लियर, जैसे अब यहाँ पे रिएक्शन समझ लो। अब रिएक्शन तो सबको आ गया कि जैसे ये एनोड की तरह काम करे, एज एनोड, अगर एनोड की तरह काम करेगा तो एनोडिक रिएक्शन हो जाएगी। और एनोड की रिएक्शन में बच्चों क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, सबको पता है अच्छे से, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज एनोड की तरह काम करेगी तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन करा दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रिएक्शन बच्चों, यहाँ पे अच्छे से समझो, ये हाइड्रोजन गैस है। क्लियर, अब यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हमने कर दिया, क्योंकि हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, H प्लस में कन्वर्ट हो गया और इसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। तो एनोड पे यही होता है, ऑक्सीडेशन हुआ ना। रिएक्शन बहुत आसान है बच्चों, बस इतना समझो कि हमें एनोड पे है तो ऑक्सीडेशन कराना है, तो इसका 0 से +1 पे है। क्लियर, ऑक्सीडेशन हो गया तो ये एनोड पे हो गया। जब एनोड की तरह काम करेगा तो ये वाली रिएक्शन होगी। क्लियर, अब इसका शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन भी देख लो। इसको कैसे शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन करेंगे बच्चों, बहुत आसान है। क्लियर, इसका शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन, चूंकि मेटल की वायर है, मेटल का इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ पे मेटल और भी सॉलिड। क्लियर, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। क्लियर, और ये हो जाएगा H प्लस में जा रहा है, H प्लस एक्वस, और कितना लिया, 1 मोलर लिया। यहाँ गैस की भी कंसंट्रेशन मेंशन कर दोगे तो यहाँ पे बीच में गैस और 1 atm लिख देना, ठीक है ना, वो चीज होता है। तो ये इसका शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। किसी को कोई दिक्कत ऐसे अगर कहीं लिखा मिला तो समझ लेना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रहा है। क्लियर, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम सॉलिड, ये हो जाएगा। तो ये आसान सा होता है। अब ऐसे ही अगर हमारे पास ये एस कैथोड काम करे तो कैथोड पे रिडक्शन होगा तो रिडक्शन वाली रिएक्शन लिख देंगे। तो ये कैसे हो जाएगा, तो कैथोड पे सबको तुरंत क्लियर हो गया, H प्लस, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और किसमें कन्वर्ट हो गया, गैसियस में। क्लियर, तो ये हो जाएगा, ये कैथोड वाली रिएक्शन हो जाएगी। मतलब ये एनोड कैथोड दोनों की तरह काम करेगा। और इसका भी शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन कर दोगे।
क्लियर। यहाँ पे क्या कर दिया, जीरो से ऑक्सीडेशन, वहां रिडक्शन वाला कर दोगे। तो बच्चों बस ये बेसिक पॉइंट होता स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। क्लियर, बहुत अच्छे से ये सारी चीजें याद रखना। रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कंस्ट्रक्शन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। क्लियर, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग इसके आगे सीखते हैं। बच्चों इसमें एक पॉइंट और लिख लो, हमने बताया कि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, तो इसका स्टैंडर्ड है ना, जैसे यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड बोलो रिडक्शन पोटेंशियल चेक कर लो, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, 0.0 वोल्ट होता है। ठीक है ना, तो ये बात याद रखना, तभी तो इसको हम रेफरेंस की तरह, या इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछ ले तो भी कर सकते हो, H+, वो भी इतना ही होगा। ठीक है, जब वो जीरो हो तो भी जीरो होगा, ये बातें याद रखनी है। अब इसको कैसे रेफरेंस की तरह यूज करते हैं, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे बच्चों हमने क्या कर दिया, अब वो बार बार डायग्राम नहीं बनाएंगे, अब शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन से ही समझेंगे। ये सॉल्ट ब्रिज हो गया, अब सॉल्ट ब्रिज के एक साइड में एनोड की तरफ, अब इसको ऐसा एनोड लेंगे तो यहाँ पे एनोडिक रिएक्शन कर दो। बोलो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन है ना, पूरा लिख दो, प्लेटिनम सॉलिड है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस, और इसमें किस में कन्वर्ट हो रहा है, H+ में। ठीक है ना, एक्वस और 1 मोलर। अब देखो बच्चों ये जीरो से प्लस में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड की तरफ है। अब पूरा एक कंटेनर हमारा मतलब एक वायर ये हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी तरफ हमें जिसका कैलकुलेट करना होगा, जैसे हमें कॉपर का कैलकुलेट करना है, तो कॉपर को कैथोड पे ले लो, और कॉपर पे बोलो कैथोड पे क्या होता है, तो कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो कॉपर जो आयन था इक्वस 1 मोलर, तो बच्चों किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉपर सॉलिड। यही तो होता, तो ये तुम्हारी कैथोडिक हो गई, एनोडिक रिएक्शन हो गई, और ये एक सेल तुम्हारे पास बन गया। ठीक है, अब इसको रेफरेंस की तरह यूज किया, तो यहां पर बच्चों अब ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, यही तो पढ़ाया था फार्मूला। क्लियर, अब यहाँ पे देखो ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड, हमें इसी का पता करना है। क्लियर, इसका क्या होता है, अभी पढ़ाया कि जीरो हो जाता है ना, बोलो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, जीरो हो जाता है, और तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल तुरंत पता चल गया, सबको समझ में आ गया होगा क्या होने जा, और ये चीज जो है ये हमें अपने वोल्टमीटर की रीडिंग से पता चल जाएगा, है ना। तो ये चीज जो है कितना होता है, ये हमने देख के बता दिया, 0.34 होता है। क्लियर, और तुरंत ही हमें बोलो रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का पता चल गया। क्लियर, कितना होता है, 0.34। बताओ कितना आसानी से हमने रेफरेंस के रूप में यूज करके इसका यूज देख लिया, और ऐसे ही सारी मेटलों का रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर, और उसको कैलकुलेट करने के बाद में उस रिडक्शन पोटेंशियल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके एक सीरीज बना लेते हैं, उसी सीरीज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और बच्चों वो सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, काफी सारी चीजों के बारे में जानकारी देता है। बार बार तो हम ये सारी चीजें करेंगे नहीं, है ना, तो क्या हुआ, साइंटिस्ट ने एक सीरीज बना दी, है ना, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं, और उससे हम सारे मेटलों के बारे में, कौन सी मेटल जो है क्या काम करेगी, कौन सी रिएक्टिव होगी, कौन सी नहीं रिएक्टिव होगी, कौन सी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी, मतलब जितनी भी चीजें होंगी उससे हम लोग पता चल जाएगा। लेकिन वो सीरीज बनी कैसे, तो ऐसे इंडिविजुअल का रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करके बोलो सबको अरेंज कर देंगे और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना देंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही होने जा रहा है, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अच्छे से एक बार समझ के प्रैक्टिस कर लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्लियर, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। चलो बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखते हैं। तो हमने क्या बताया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे बनी, तो रिडक्शन पोटेंशियल को ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके बनी। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट टू इंक्रीजिंग
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर, बस यही कर देते हैं, अरेंजमेंट कर देते हैं ऑफ एलिमेंट टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और उससे हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बन जाएगी। क्लियर, चलो अरेंज करते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं, इसकी पूरी सीरीज बना के। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, देखो वैसे तो एनसीईआरटी में बहुत सारे एलिमेंट के बारे में दिया हुआ है, लेकिन बच्चों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी काम के हम लोग सिर्फ उसकी डिस्कशन यहाँ पे करते हैं, कम समय है तो हम सिर्फ उन्हीं के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे, उतने से पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, बस इतना याद रखना। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, इसको थोड़ा जगह कम पड़ जा रही है, बगल में साइड में कर दे रहे हैं। ठीक है, बस बच्चों हम लोग इतने एलिमेंट के बारे में याद रखेंगे। ठीक है, बस इतने से हमारा काम चल जाएगा। बस इसको ट्रिक के फॉर्म में कैसे याद करेंगे उसको समझते हैं। तो बच्चों ये जो हमने ऑर्डर बनाया है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, इसको लिख सकते हैं। ये कैसे है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यही है। ठीक है, वो चीज हमने पढ़ा है। तो ये जैसे जैसे नीचे जाएंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों जो फ्लोरीन है इसका क्या हो जाएगा, इसका मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसका मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, और इसका बोलो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, इसका मैक्सिमम हो जाएगा। और बच्चों यहाँ जो हाइड्रोजन था ये रेफरेंस की तरह था, तो इसका हमने बताया था 0.0 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका 0.0 वोल्ट हो जाएगा, ये मिनिमम हो जाएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा। अब सब लोग समझ गए होंगे कि हाइड्रोजन के ऊपर ये जितनी भी मेटलें हैं बच्चों, इनका क्या हो जाएगा, तो जब इसका खुद का 0 है तो ऊपर वालों का क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्लियर, अब यहाँ पे हाइड्रोजन के नीचे वालों का देखो, इन मेटलों के बारे में ध्यान से देखो बच्चों, तो इन मेटलों का आप समझ गए होंगे, बोलो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। वैल्यू नहीं याद करनी, वैल्यू कभी भी क्वेश्चन में दी रहती है, उससे मतलब नहीं, बस इतना याद रखना, ये सीरीज सीक्वेंस में याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन का 0 हो गया, ऊपर वालों का निगेटिव, तो यहाँ पे नीचे वालों का पॉजिटिव, ये पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमारी बनके तैयार हो जाती है। क्लियर बच्चों, अब इसको कोई भी ट्रिक से याद करते हो, जैसे एक सिंपल सा ट्रिक है उससे इससे याद कर लो, है ना। जिसको जो ट्रिक अगर याद होगी पहले से तो ऐसे याद रखना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ले कर कार ना मांग एरोप्लेन, है ना, एरोप्लेन हो जाएगा। ठीक है, अब जिंक है ना, तो ये जिंक है तो ऐसे लिख लो, जंग 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 लगती है ना लोहे में, तो यहाँ पे जंग फ्री, फ्री मतलब ये हो जाएगा, है ना, जंक फ्री और लेड फ्री हाइड्रोजन, जंक फ्री और लेड फ्री हाइड्रोजन। ठीक है, ये पीबी है, लेड है, बस ऐसे याद रखना, जंक फ्री, लेड फ्री हाइड्रोजन, है ना, और कॉपर फ्री, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम और फ्लोरीन। आराम से याद रखना, कॉपर फ्री, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, फ्री का यहाँ पे कोई मतलब नहीं, तो ये चीज हो गया, कोई भी ट्रिक से याद कर लेना। अब बच्चों यहाँ पे समझते अच्छे से हैं जिनका, अब देखो ये हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम हो जाएगा। अब यहाँ पे कई सारे कॉन्सेप्ट आएंगे और इसका कैसे एप्लीकेशन करेंगे उन चीजों को देखते हैं। तो बच्चों रिडक्शन पोटेंशियल, अब सब लोग बताओ रिडक्शन पोटेंशियल से क्या सीख रहे हैं। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम होगा उसकी रिडक्शन होने की टेंडेंसी मैक्सिमम होगी, जाहिर सी बात है। तो अगर उसकी रिडक्शन होने की टेंडेंसी मैक्सिमम है मतलब वो इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी से गेन करेगा, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा हो जाएगी। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम होगा वो क्या करेगा, अब वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लेगा तो नहीं ना, उसका रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम है, तो वो क्या करेगा, वो ऑक्सीडेशन करना चाहेगा, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा हो जाएगी। क्लियर, ये बातें समझ में आ गई। ठीक है, तो बच्चों एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे और है जो अगेन हम लोग 11th में पढ़े थे, है ना, रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं, है ना, ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर क्या होती है।
तो उसको अभी हम अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, इसको सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों इसमें हम लोग वन बाय वन एप्लीकेशन के बेसिस पर सारी चीजें पढ़ते हैं, इसका क्या क्या एप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो हेडिंग डाल दो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और सारी चीजें अच्छे से क्लियर होंगी कि आखिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना क्यों है ना, और इससे क्या क्या होगा। तो बच्चों पहला एप्लीकेशन क्या होता है समझो अच्छे से। अभी हमने पढ़ाया कि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो जितना ज्यादा होगा है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है कि एलिमेंट उतनी जल्दी से रिड्यूस हो जाएंगे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा वो एलिमेंट उतनी जल्दी से रिड्यूस हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, एलिमेंट के रिड्यूस होने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी है ना। तो ऐसे कर लो, टेंडेंसी गेट रिड्यूस, एलिमेंट छोड़ दो, यहाँ पे लिख दो टेंडेंसी गेट रिड्यूस उतनी ज्यादा हो जाएगी, टेंडेंसी गेट रिड्यूस उतनी ज्यादा हो जाएगी। और जितनी ज्यादा टेंडेंसी होगी रिड्यूस होने की, तो वहां पे क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। बच्चों ये आराम से केवल एक हम लोग फ्लो चार्ट बना लिया और इसी से समझ लेंगे। बस ये याद कर लो कि एसआरपी जितनी ज्यादा होगी एलिमेंट उतनी जल्दी रिड्यूस होगा और उस इलेक्ट्रॉन भी उतनी ज्यादा जल्दी गेन कर लेगा। यही तो पढ़ा है ना। और इससे क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। बोलो, एलिमेंट जितनी जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा है ना, तो उसका रिडक्शन हो जाएगा, तो उतना ज्यादा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर। और ऑक्सीडाइजिंग पावर जितना ज्यादा हो जाएगा तो उसका रिड्यूसिंग पावर जो है उतना कम हो जाएगा। बस बच्चों ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। और सारी चीजें जो है 4-5 लाइन की चीजें हमने इतने चार्ट से ही क्लियर कर ली कि एसआरपी जितनी ज्यादा होगी एलिमेंट उतनी जल्दी रिड्यूस हो जाएगा, उसका इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी उतना ज्यादा होगा, क्लियर, और उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर रिड्यूसिंग पावर। अब ये थोड़ा सा समझ लो कि ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होता है, ठीक है, और रिड्यूसिंग पावर क्या होता है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझ लो अच्छे से। देखो बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर ये क्या होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या होता है कि किसी को कितनी जल्दी वो ऑक्सीडाइज करेगा। क्लियर, यही तो होता है कि वो कोई दूसरे एलिमेंट को कितनी जल्दी ऑक्सीडाइज करेगा, वो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी। क्लियर, और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद क्या होगा, जाहिर सी बात है रिड्यूस होगा। दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या हुआ, उसके खुद का रिडक्शन होगा है ना। तो खुद का रिडक्शन होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा का मतलब क्या हुआ कि वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खुद एक्सेप्ट कर लेगा है ना। तो अगर दूसरे के इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो जिसने इलेक्ट्रॉन का बोलो क्या किया है, लॉस किया है, वो क्या हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ज्यादा हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं, बोलो बच्चों, आसानी से आगे। अच्छा, रिडक्शन पावर की बात को उल्टा कर दो। रिडक्शन पावर का मतलब क्या हुआ, बोलो ये क्या करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा। क्लियर, अब खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो दूसरे को रिड्यूस करने का मतलब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करने की टेंडेंसी इसकी ज्यादा हो जाएगी। ये क्या करेगा, दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देगा और दूसरे को दे देगा, तो जिसको देगा वो रिड्यूस हो जाएगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग पावर। क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग पावर। ये बात याद रखना, ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर। और बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर कौन था, लिथियम था। तो लिथियम क्या हो जाएगा, अब उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम है, मतलब उसका रिडक्शन होने की टेंडेंसी बहुत कम है, तो उसको क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा उसका। क्लियर, तो उसकी ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी होगी तो वो स्ट्रॉन्ग, बोलो क्या होगा, रिड्यूसिंग पावर होगी उसकी। क्लियर, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर। तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर जो होती है वो ऊपर वालों की होती है। क्लियर, और हमने पढ़ा भी है बच्चों कि मेटल का नेचर ही होता है, बोलो रिड्यूसिंग पावर ही मेटल की तो सबसे ज्यादा होती है। और नीचे देखो क्लोरीन है, नॉन मेटल है, तो उसकी आप समझ गए होगे, उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत ज्यादा होगी है ना। मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत ज्यादा होगी। तो ये बहुत आसान चीज होती है ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर के बारे में। क्लियर, चलो इसको हम लोग रब करते हैं और यहाँ पे समझ लेते हैं अच्छे से। देखो यहाँ पे लिख लेते हैं, हेंस जो लिथियम होगा इसका बोलो क्या होगा, मैक्सिमम रिड्यूसिंग पावर हो जाएगी।
क्लियर। और दूसरा लिख लो, जो फ्लोरीन होगा इसकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग पावर। क्लियर। तो ये बात याद रखना अच्छे से, और इससे हम लोग सारी चीजें, पहला एप्लीकेशन होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दूसरा हम लोग देखते हैं। तो बच्चों हमने पहले एप्लीकेशन देखा कितना इंपॉर्टेंट था, इससे एलिमेंट की ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर के बारे में पता चल जाती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये सारी चीजें हम लोग प्रिडिक्ट कर लेंगे। क्लियर। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना। चलो अब हम लोग दूसरा एप्लीकेशन इसका पढ़ते हैं बच्चों। दूसरे एप्लीकेशन में क्या होता है, देखो अभी हमने क्या देखा कि जितनी भी हम लोग सेल बना रहे थे, तो वो सेल में हम लोग ये ध्यान देते हैं कि तुम्हारे पास जो एनोड कैथोड, ऐसे नहीं किसी भी मेटल को एनोड में यूज कर लोगे, किसी को कैथोड में यूज कर लोगे, ऐसा नहीं है ना। हम लोग उन्हीं मेटलों को एनोड और कैथोड बनाएंगे जिससे हमारी सेल जो है उस स्पॉन्टेनियस में चले। यहाँ स्पॉन्टेनियस ही रिएक्शन होती है, तो हम लोग कैसे इस चीज को प्रिडिक्ट करते हैं, तो ये भी बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से होता है। जैसे इसको लिखेंगे, जैसे हमारे पास में यू हैव टू मेटल, हमारे पास मान लो दो मेटल है। क्लियर। अब यहाँ पे एक मेटल को हमें कैथोड बनाना है, एक को एनोड बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की सहायता से। देखो तो यू हैव टू मेटल है ना, तो पहला जो होगा कि एज कैथोड कौन सा यूज करेंगे और एज एनोड कौन सा यूज करेंगे। क्लियर। ये हो जाएगा एज कैथोड एज एनोड। तो बच्चों कैथोड याद रखना, या ऊपर नीचे कर लो इसको तो थोड़ा ट्रिक से याद रहेगा। एज एनोड कौन यूज करेंगे और एज कैथोड कौन सी यूज करेंगे। तो बच्चों ट्रिक से याद कर लो, एनोड ए ऊपर है ना, जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होगी, आप दोनों को कंपेयर कर लोगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। जैसे यहाँ पे हमारे पास मान लो जिंक है और कॉपर है, अब कौन सा एनोड होगा कौन सा कैथोड होगा, तुरंत हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पूछेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अच्छा जिंक फ्री वाला है ना, जिंक फ्री और कॉपर नीचे था, बताओ ये ऊपर हो गया ये नीचे हो गया, ये मेटल कहाँ पे हो गया, एबव हो गया, और ये क्या हो गया, बिलो हो गया। क्लियर। तो यहाँ पे जो एबव होगा है ना, वही हमेशा एनोड होगा। तो एनोड कौन सा होगा, जो एबव होगा, और कैथोड जो होगा जो बिलो होगा, नीचे होगा। ठीक है बच्चों। तो एनोड याद रखना, यू हैव टू मेटल एस एनोड एस कैथोड, तो एबव वाली है ना जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में होगी एनोड हो जाएगा और ये कैथोड हो जाएगा। तो ये बात याद रखना, नीचे एक एग्जांपल डाल के यहाँ पे लिख लो कि जैसे हमारे पास जिंक है और हमारे पास कॉपर है, तो जिंक कैसे हो जाएगा, एबव में है इसीलिए एस बोलो एनोड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा एस कैथोड। बहुत आसानी से समझ में आएगा। ये दूसरा होता है कि हम लोग कैसे प्रेडिक्ट करते हैं कौन कैथोड की तरह काम करेगा कौन एनोड की तरह। और इसका सिंपल सा रीजन भी है कि एनोड पे बच्चों क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ऊपर वाली मेटलों में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, और नीचे वाली मेटलों में क्या होती है, रिडक्शन होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो एबव जो होगा हम लोग उसको ले लेंगे एनोड पे, और जो बिलो होगा उसको कैथोड पे ले लेंगे। ये इसका दूसरा एप्लीकेशन होता है। ठीक है, आ जाओ तीसरा एप्लीकेशन बच्चों। तीसरा और इंपॉर्टेंट है, हम लोग रिएक्टिविटी कैसे चेक करेंगे, कौन सी मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगी कौन सी मेटल कम रिएक्टिव होगी, तो उसको देखते हैं बच्चों। रिएक्टिविटी की अगर बात करें तो रिएक्टिविटी जो होती है, भाई जाहिर सी बात है अगर कोई ज्यादा रिएक्टिव है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे रहा है, जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा उतना ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, है ना। तो रिएक्टिविटी का यहाँ पे क्या होता है, रिएक्टिविटी के इलेक्ट्रॉन लॉसिंग टेंडेंसी जो होनी चाहिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन लॉसिंग टेंडेंसी। तो बच्चों अगर इलेक्ट्रॉन लॉसिंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी तो ये हो जाएगा, समझ रहे होगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बोलो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के। भाई जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रॉन लॉसिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उसकी रिएक्टिविटी भी कम हो जाएगी। क्लियर। तो यहां से समझ गए होगे अच्छे से कि यहां पर भी जो मेटल एबव होगा है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो मोर रिएक्टिव होगा, और जो नीचे होगा वो लेस रिएक्टिव होगा। क्लियर। तो यहाँ पे लिख सकते हो मेटल जो भी एबव वाला होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, नीचे वाला क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा, है ना। इसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। क्लियर। इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम लोग करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे रिएक्टिविटी वाला इसका एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शन पढ़े थे, है ना। अब डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शन को यहाँ पे जैसे हम लोग ने पढ़ा था कि जब कभी भी हमारे पास में बच्चों क्या होगा, जैसे जिंक है सॉलिड है ना, डेनियल सेल का एग्जांपल ले लो,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट हो जाएगा एक्वस। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, तो सबको पता है ये जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और यहाँ पे जिंक सल्फेट बन जाता है और ये कॉपर सॉलिड हो जाता है। तो बच्चों ये ऐसा क्यों हुआ, क्लियर? तो याद रखना ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के थ्रू ही हुआ है ना। जिंक क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है, और अगर ऊपर है तो ज्यादा रिएक्टिव होगा है ना, और इसको डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पे जिंक सल्फेट और ये बन जाएगा, क्लियर? तो एक नोट पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो कि जो भी मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एबव होती हैं वो डिस्प्लेस कर देंगी, वो लोग कौन सी वाली, नीचे वाली को। तो इससे तुम लोग पहचान लेना कि कौन सी रिएक्शन होगी कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, क्लियर? और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने अभी पढ़ाया स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने के लिए कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, क्लियर? कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला। अब ऐसे एक और एग्जांपल इसमें देखते हैं, हम लोग पढ़ के आए बहुत बार कि जैसे हमारे पास मान लो जिंक है, क्लियर, सॉलिड फॉर्म में, और हमने ले लिया H2SO4, हमने एसिड डाल दिया, क्लियर? तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, ये जिंक जो होगा, अब देखो जिंक क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर है, क्लियर? तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, क्लियर, गैसियस फॉर्म में है ना, और खुद अपना सॉल्ट बना लेगा। तो यहाँ से बोलो ये बन जाएगा जिंक सल्फेट एक्वस और हाइड्रोजन गैस। तो ये भी पूछा जाता है, क्लियर, कि कौन सी मेटल हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगी कौन सी नहीं। तो याद रखना एसिडिक सॉल्यूशन थे वही करेंगी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के एबव पे होंगी। ये बातें सारी क्लियर हो गई ना। तो ये रिएक्शन के थ्रू हमने एग्जांपल के थ्रू समझा दिया, ये तीसरा एप्लीकेशन होता है, ठीक है बच्चों? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग चौथा एप्लीकेशन इसका लास्ट पढ़ते हैं। बच्चों इसका चौथा लास्ट एप्लीकेशन होता है कि इसमें क्या करते हैं, पॉइंट बना के ही लिख लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वी कैन फाइंड आउट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अभी हमने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा नहीं, और उसका प्रोडक्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की सहायता से। अभी आगे इलेक्ट्रोलिसिस पूरा डिटेल में ही है और समझाएंगे, क्लियर? तो ये स्टेटमेंट वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की सहायता से होता है, क्लियर बच्चों? यहाँ पे कह रहा है कि हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की सहायता से इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा होगा, क्लियर? इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझो अच्छे से। जैसे बच्चों हमारे पास मान लो हमारे पास जो इलेक्ट्रोलिसिस कराना है, इलेक्ट्रोलिसिस में हमने एक्वस NaCl ले लिया, अब इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराना है, क्लियर? अब इस एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराना है, क्लियर? तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बच्चों एक्वस NaCl है, क्लियर? तो यहाँ पे दो आयन हो जाएंगे, एक तो Na होगा प्लस Cl माइनस होगा बर्तन में, और एक्वस लिए हो तो ये भी होगा, है ना? बोलो एक्वस लिए हो तो H प्लस बी होगा, OH माइनस बी होगा, और चूंकि NaCl है तो ये होगा। तो बर्तन में बच्चों यहाँ पे दो कैटायन दो एनायन हो गए, क्लियर? दो कैटायन दो एनायन। अब ये इलेक्ट्रोलिसिस वाले चैप्टर में हमें इलेक्ट्रोलिसिस अभी आगे ही पढ़ाएंगे, ठीक है? तो उसमें बताएंगे कि यहाँ पे कैसे होगा, कि यहाँ पे कौन सा कैटायन कौन सा एनायन जाएगा कैथोड पे इलेक्ट्रोड पे, ये सारी चीजें हम लोग को पढ़ना होता है। तो बच्चों इसी की सहायता से होता है, इसको अच्छे से यहीं पे सीख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दो कैटायन है और दो एनायन है, अब कैटायन कहाँ जाएगा, कैथोड पे जाएगा, एनायन नोड पे जाएगा, ये सबको पता है, क्लियर? अब कौन सा, यहाँ पे दो है तो कंपटीशन हो जाएगा कि कौन जाना चाहेगा। तो इस कंपटीशन में याद कर लो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ही डिसाइड करेगा कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। तो याद कर लो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, है ना, जो अब अभी तक एबव एबव कर रहे थे, अब नीचे वाला याद कर लो, लास्ट वाला जो ब्लू होगा, है ना, वो जाएगा। कैटायन जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होगा वो जाएगा, क्लियर? तो याद रखना, बस हमेशा बनाना। अब इसको करोगे तो हाइड्रोजन नीचे होता है तो हाइड्रोजन चला जाएगा, क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैथोड बोलो बच्चों कौन चला जाएगा, तो ये हाइड्रोजन चला जाएगा, और सबको पता हाइड्रोजन जा करके गैस बना देगा, क्लियर? क्योंकि इसने क्या कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी कैथोड पे, ठीक है? ये कैसे पता चला, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो नीचे होगा ये लिख लेना। तो ये चीज ऐसे ही एट एनोड है, ये चीज तो भी वहां भी आएगा। तो एनोड पे कौन जाएगा, तो बच्चों इसके लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एनोड पे वो जाएगा जिसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या होंगे बच्चों, ज्यादा होंगे, क्लियर? वो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बोलो ज्यादा होंगे किसमें, OH माइनस में, क्लियर? तो यहाँ इसमें तो ऑक्सीजन एटम ही नहीं है, इसी में है, तो क्लियर? तो यहाँ पे याद कर लो
कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बच्चों ज्यादा नहीं, सॉरी, कम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कम होने चाहिए। हाँ, कम होगा तभी तो उसका बोलो एनोड पे जाएगा और ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर? तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या होने चाहिए? कम होने चाहिए। तो जिसमें कम होगा तो वो चला जाएगा एनोड पे। क्लियर? तो यहाँ एनोड पे कौन चला जाएगा? जिसमें तो एक ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन है नहीं, तो बच्चों सिंपल सी बात है, यहाँ क्लोरीन चला जाएगा। कौन चला जाएगा? क्लोरीन। और क्लोरीन जा करके सबको पता है, बोलो क्या बन जाएगा? यहाँ Cl2 गैस बन जाएगा। क्लियर? तो ये चीज होगा। तो ये अभी इलेक्ट्रोलिसिस वाले में और डिटेल से अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और बच्चों आज हम लोग यहीं तक खत्म करते हैं क्योंकि लेक्चर का ड्यूरेशन बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छे से इसको बढ़िया से करो, खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो पढ़ के। क्लियर? सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे।